Hello friends, today we will discuss about the types of input and output. आज हम ईस्टर्न के आगत निर्गत प्रतिमान के आगत निर्गत के प्रकारों के बारे में काइंड्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के बारे में परिचर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम उन अप्रत्यक्ष अथवा इनविजिबल जिनको कहा जा सकता है अदृश्य डेविड ईस्टन के प्रतिमान में जो मौलिक रूप से अंतर्निहित हैं उन अंतर्निहित तत्वों को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं परंतु वो इनविजिबल एलिमेंट्स के रूप में इस उपागम में अथवा इस थ्योरी में सिस्टम थ्योरी जिसको कहा जा सकता है या सिस्टम एनालिसिस थ्योरी का एक डेरिवेटिव्स जिसको कहा जाता है। व्यवस्था विश्लेषण अथवा सिस्टम एनालिसिस थ्योरी व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का एक प्रतिमान प्रत्यय अथवा मॉडल। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इनपुट के बारे में परिचर्चा करेंगे। इनपुट्स आगत कौन कौन से आगत हैं, आगतों के क्या प्रकार हैं जो डेविड ईस्टन के द्वारा बताए गए। आगतों में 4 तरह के प्रकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है इनपुट के डिमांड्स एंड सपोर्ट्स, पॉलिसीज और डिसीजंस। इट मीन्स बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड बिटवीन द डिमांड्स एंड सपोर्ट्स, पॉलिसीज एंड डिसीजंस are interrelated to each other. Like जो डिमांड्स सोसाइटी से, परिवेश से, समाज से उद्वेलित होती है और जिस डिमांड्स को पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा पूर्ण किया जाता है, मांग और पूर्ति जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसी तरह से यहाँ डिमांड्स और सपोर्ट्स के बाद जो पॉलिसीज और डिसीजंस बाहर आते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी की तरह है, आर्थिक सिद्धांत की तरह है, या इकोनॉमिक्स के डिमांड और सप्लाई को बेसिक कंसेप्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं अथवा स्पष्ट कर सकते हैं। 4 तरह की डिमांड्स होती हैं, 4 तरह के उन डिमांड्स से संबंधित सपोर्ट्स होते हैं। इसी तरह से आउटपुट के टाइप्स भी होते हैं जो बेसिकली 4 टाइप्स आउटपुट्स के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहला डिमांड का जो प्रकार है वह मांग, जो बेसिक डिमांड्स के रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। ईस्टर्न की थ्योरी से इसका दोहन कर सकते हैं अथवा इसको बाहर ला सकते हैं। वो पहली डिमांड है एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहली जो मांग है वो वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन से संबंधित है। जैसा डेफिनेशंस भी डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई, पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स ए सिस्टम विच एलोकेट द अथॉरिटिव वैल्यूज इन द सोसाइटी बाय पॉलिसीज। जो नीतियों के माध्यम से समाज में प्राधिकृत मूल्यों का आवंटन करती है, ऐसी व्यवस्था को पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। पहली जो डिमांड है वस्तु और सेवाओं के आवंटन से संबंधित मांग है, वह नागरिकों की आधारभूत मांग होती है और परिवेश में इस आधारभूत मांग को स्वीकार करना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आधारभूत चुनौती के रूप में उत्पन्न होती है, आधारभूत चुनौती के रूप में सामने आती है। ऐसी मांग जिनको राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण नहीं कर सकती उनको नकारने की कैपेसिटी भी रखती है, और ऐसी मांग जिनको पूर्ण करना आवश्यक है उन्हें पूरा भी किया जाता है। तो पहली डिमांड्स वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन से जुड़ी हुई है कि जो भी राज्य की डिविडेंड्स हैं, लाभांश हैं, राज्य की गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका एलोकेशन सभी लोगों तक न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, उचित और न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ये सब लोगों की डिमांड्स होती है।
बेसिक सर्विसेज के रूप में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर को फुलफिल करने वाली डिमांड्स सब रखते हैं, और ये आधारभूत मांगों को पूर्ण कराने के लिए सब लोग समर्थन भी देते हैं। डिमांड्स का दूसरा टाइप्स रेगुलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार का विनियमन। समाज के सभी लोगों की ये आधारभूत मांग होती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रेगुलाइज किया जाए। जैसे हम सोचें कि चोरी करना अपराध है, समाज की स्वीकृति है। जो मेहनत से प्रतिफल अर्जित करता है उसकी सिक्योरिटी जरूरी है, अपने जीवन की सुरक्षा जरूरी है। ये सब इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या जो सामाजिक संस्कार हैं, सांस्कृतिक जीवन है, उसकी भी रेगुलाइजेशन है। बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, ये ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलाइज करने का एक आधारभूत तरीका है। ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस की डिमांड सोसाइटी के द्वारा होती है, उसे रेगुलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित मांग के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो डिमांड है वह राजनीतिक जीवन में सहभागिता की डिमांड है, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। राजनीतिक जीवन में सहभागिता सब लोगों की डिमांड्स होती है, जो एक पॉलिटिकल राइट्स के रूप में भी है कि वो भाग लें, उनको वोट देने का, निर्वाचित होने का, क्रिटिसिज्म करने का और योग्यता रखने पर पदों को अर्जित करने का या सेवा में शामिल होने का अवसर मिले। यह डिमांड तीसरी प्रकार की है कि राजनीतिक जीवन में सहभागिता की उनकी मांग होती है। जो राजनीतिक व्यवस्था भले ही किसी भी स्वरूप में हो पूर्ण करती है। मांग का चौथा जो प्रकार यहाँ डेविड ईस्टन ने बताया है वह इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से संबंधित है। सूचना, पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम से एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से पॉलिटिकल सिस्टम तक, और पॉलिटिकल सिस्टम तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सोसाइटी में पहुंचती है। ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इसे ही सूचना के रूप में, और जो दोबारा एक चक्कर के रूप में संचालित होता है, दोबारा पुनः फीडबैक लूप के माध्यम से फिर से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाता है, यह कम्युनिकेशन प्रोसीजर, संप्रेषण प्रणाली है। राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रस्तुत की गई डिमांड कौन सी पॉलिसीज बनकर आई है या कैसे डिसीजन के रूप में बाहर आई है, इसकी सूचना और उन पक्षों तक पहुंचाना वह कम्युनिकेशन संप्रेषण। सूचना किससे संबंधित, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है, और संबंधित पक्ष तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है। ये चार तरह की डिमांड। पहली डिमांड एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से संबंधित है। सेकंड डिमांड इज रेगुलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर संबंधित है। थर्ड डिमांड जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, और फोर्थ डिमांड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिमांड। चार तरह की मांग। इन चार तरह की डिमांड्स को चार तरह के सपोर्ट्स की भी आवश्यकता होती है, इसलिए चार तरह के समर्थन भी हासिल हैं। पहली जो डिमांड है उसको पूर्ण करने के लिए मटेरियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। माली समर्थन या भौतिक समर्थन इसे कहा जाता है। वस्तु और सेवाओं का एलोकेशन कैसे होगा? वस्तुओं और सेवाओं का एलोकेशन स्टेट तभी करेगा जब स्टेट के पास रेवेन्यू जनरेट हो। इट मीन्स सिटीजन्स टैक्स पे करें, भुगतान किया जाए नागरिकों के द्वारा करों का, फीस का भुगतान किया जाए, शुल्क दिया जाए, जो फाइन है वो भरे जाएं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनका बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें मटेरियल सपोर्ट्स के रूप में हैं। जनता की तरफ से समर्थन है राजनीतिक व्यवस्था को। दूसरा समर्थन ये बेसिकली सपोर्ट्स डिमांड से ही संबंधित है। दूसरा जो समर्थन है डिमांड से संबंधित, दूसरी जो डिमांड्स थी रेगुलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो ये ठीक उसी से जुड़ा हुआ समर्थन है। समर्थन का दूसरा प्रकार है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, जो मानवीय व्यवहार को विनियमित करता है। अर्थात कानून सबके लिए एक जैसा हो और सब लोग कानून के प्रति
सम्मान की भावना रखें, उसकी अनुपालना, कंप्लायंस ऑफ रूल या कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर या कंप्लायंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ की भावना हो। ये सपोर्ट जनता की तरफ से समर्थन है। ट्रैफिक लाइट्स अगर स्टेट ने एस्टैब्लिश की हैं तो ऐसी ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करना चाहिए। ऐसी ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करने से बाय द सिटीजन, इट मीन्स इट इज द सपोर्ट ऑफ सिटीजन्स टू द पॉलिटिकल सिस्टम एज रूल ऑफ लॉ। तीसरा, पार्टिसिपेशन सपोर्ट, कि जो लोग राजनीति में सहभागिता रखते हैं उनको सहभागिता दी जानी चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, उनको भाग लेना चाहिए। ये भी समर्थन हो कि उसके परिवार के लोग, समाज के लोग उसको राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, उसके सहायक बने, बाधक नहीं बने। और चौथा जो सपोर्ट का प्रकार है वह पब्लिक इंफॉर्मेशन से संबंधित है। जो डिमांड्स थी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की, ऐसी ही सपोर्ट है कि जनता भी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल सिस्टम को दे और पॉलिटिकल सिस्टम से इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। इट मीन्स कम्युनिकेशन चैनल इज ए टू वे चैनल, दोहरे रास्ते का माध्यम होता है। जनता अर्थात परिवेश से पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम से परिवेश, टू वे प्रोसेस या टू डायरेक्शन प्रोसेस जिसको कहा जाता है, दोहरी दिशा प्रणाली इसको हम कह सकते हैं। जिस तरह से डिमांड्स के 4 प्रकार हैं, सपोर्ट्स के 4 प्रकार हैं, इसी तरह से आउटपुट को भी 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। डेविड ईस्टन ने जो डिस्क्राइब किया इसके आधार पर 4 इसके निर्गतों के प्रकार हो सकते हैं। जो भी डिमांड और सपोर्ट से संबंधित ही हैं उन्हीं से जुड़े हुए हैं। कैसे? पहला जो प्रकार है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का दोहन। अर्थात जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसे हम कह सकते हैं मानवीय शक्ति का उचित नियोजन। अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो, जो साधन हैं उनको संसाधन में परिवर्तित करना ही उनकी उपयोगिता को निर्धारित करता है। अर्थात ऐसे खनिज तत्व या ऐसे एलिमेंट्स जो ह्यूमन लाइफ के लिए यूटिलिटी नहीं रखते हैं वो साधन हैं, और अगर उनको यूटिलाइजेशन करना आ गया तो वो संसाधन हैं। जैसे खनिज तेल, जब तक हमें पता नहीं है वह एक साधन है, परंतु जब मालूम हो गया तो उसका हम यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट में, इसलिए इसको संसाधन के रूप में। इसी तरह से एक कुशल और दक्ष मानव संसाधन के रूप में है और अप्रशिक्षित अथवा कौशल नहीं रखने वाला मानव साधन के रूप में है। तो ये पहला आउटपुट का प्रकार है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का दोहन करना। दूसरा जो प्रकार है वो व्यवहार विनियमन से संबंधित है। यहाँ जो नियम और रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो डिसीजंस लिए गए हैं, मानवीय व्यवहार को विनियमित करने से संबंधित जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों को हम निर्गत का दूसरा प्रकार मानते हैं। जो भी रूल्स और रेगुलेशन लॉज बनाए गए हैं वो सब दूसरे टाइप्स ऑफ आउटपुट्स में शामिल है। आउटपुट का तीसरा प्रकार है वस्तु, सेवा, पुरस्कार, पद इत्यादियों के संबंधित नियम। वस्तुएं बांटने के लिए, आवंटन के लिए, पोस्ट क्रिएट करने के लिए, इन पोस्ट को फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए, वैकेंट पदों पर रिक्रूटमेंट करने के लिए, ये सब रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, वो आउटपुट, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं, वो निर्गत का तीसरा प्रकार है। निर्गत का चौथा प्रकार है सिंबॉलिक आउटपुट, प्रतीकात्मक निर्गत। जो सिंबल होते हैं उनके प्रति हम हॉनर रखें। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, हमारे ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व जिनके प्रति हमें सद्भावना और सम्मान और आदर रखना चाहिए। ये निर्गत का चौथा। तो 4 प्रकार निर्गत के हैं। दोहन से संबंधित निर्गत, दूसरा व्यवहार विनियमन से संबंधित निर्गत, तीसरा वस्तु, सेवा, पुरस्कार, पदों से संबंधित निर्गत, और चौथा है प्रतीकात्मक निर्गत।
इसी के साथ जो डिमांड सपोर्ट्स के चार प्रकार हैं, आगतों के चार प्रकार हैं, निर्गतों के चार प्रकार हैं, इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ फंक्शन भी बताए गए हैं। और वो फंक्शन, बहुत से फंक्शन हैं, जिनमें से हम कुछ फंक्शंस को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो फंक्शन है वह चयन और संयुक्तिकरण का कार्य है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो पॉलिटिकल सिस्टम के पास जितनी भी डिमांड आती है, उन डिमांड्स में वह कुछ डिमांड्स को, जो बेसिक डिमांड्स होती हैं या जिनको पूरा करना व्यवस्था की क्षमताओं में होता है, उनका सिलेक्शन करती है, उनका चयन करती है। बहुत सी डिमांड्स जो वेरियस टाइप्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई, संबंधित होती है, उनको कोलैप्स कर दिया जाता है, उनको संयोजित कर दिया जाता है, कंपोज कर दिया जाता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है रूपांतरण का कार्य, फंक्शन ऑफ कन्वर्सेशन अथवा ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरित, पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट को आउटपुट में, जो इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ये रूपांतरण का कार्य है। मांगों को, आगतों को निर्गतों में बदलता है। ये पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल कार्य है। तीसरा कार्य व्यवस्था को प्रोटेक्ट करने का है। जो मैंने कई बार बताया कि जो फीडबैक लूप है, वो सबसे बड़ा आधार उसका यही है कि वो व्यवस्था का संरक्षण करे, उसका अनुरक्षण करे। व्यवस्था में जितने भी तनाव आते हैं, दबाव आते हैं, उनका सामना करे, जो चुनौती आती हैं उनका समाधान करे। ये सब कार्य पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ ओरिएंटेड होता है और सेल्फ रेगुलाइज रखता है। उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन की कैपेसिटी होती है। सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है फ्रेगमेंटेशन से, विखंडित होने से, टूटने से, बिखरने से। ये सब कार्य पॉलिटिकल सिस्टम में कैपेसिटी होती है। नेचुरल कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अडेप्टेशन का कार्य, फंक्शन ऑफ अनुकूलन। मान लीजिए तनाव, दबाव, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पॉलिटिकल सिस्टम विखंडित होने वाला है, तो परिस्थितियों के अनुसार, इन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम ढाल लेता है। अडेप्टेशन, अनुकूलन की क्षमता। जो अनुकूलित, विज्ञान में आपने पढ़ा हुआ, अनुकूलन की क्षमता होती है। कुछ जानवर अपने टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अनुसार बदल लेते हैं, समतापमापी और असमतापमापी। इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक कैपेसिटी होती है कि यदि परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो जाएं, इतनी प्रतिरोधी हो जाएं कि जिनका सामना नहीं कर सकता सिस्टम, तो सिस्टम परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन ले आता है। ये उसके अनुकूलन की क्षमता होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत से रूल्स में रेगुलेशन बनाने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम डिमांड्स को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम आगतों को निर्गतों में परिवर्तित करने और बार्गेनिंग करने की तमाम तरह के जो कार्य हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। ये मुख्य जो डिमांड्स के टाइप्स थे, सपोर्ट्स के टाइप्स थे, इनपुट आउटपुट के टाइप्स थे और पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन थे। अब सबसे अंत में ये सिस्टम थ्योरी की हम बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम के ईस्टर्न के सिद्धांत की बात करें, तो क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं। हालांकि आलोचना इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखती, परंतु सिद्धांत में कुछ थ्योरीज में कमी रहती है। डिमेरिट्स के रूप में उनको, या नई थ्योरी को डिज़ाइन करने के लिए उनको दूर करके नया सिद्धांत बनाया जाता है। तो वो क्या कमियां रही डेविड ईस्टन? पहली बेसिक हम क्रिटिसिज्म की बात करें, सबसे पहली है कि डेविड ईस्टन के सिद्धांत को एक संकुचित सिद्धांत कहा जाता है, नैरो अप्रोच माना जाता है, जो केवल पाश्चात्य दुनिया के विकसित देशों की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। वह केवल कंसर्न विद द डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम, वह इग्नोर करता है डेवलपिंग सोसाइटीज के पॉलिटिकल सिस्टम को। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि वह एक संतुलन अवस्था नहीं है, साम्य अवस्था नहीं है, असंतुलन की अवस्था है, जबकि वो इसे संतुलन की अवस्था मानता। तीसरी जो आलोचना है कि मैक्रो लेवल पर, बड़े स्तर पर अध्ययन करता है, परंतु
माइक्रो लेवल पर, छोटे छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर वह अध्ययन नहीं करता है। इसके अलावा यूजेन मेहन जैसे विचारकों ने कहा है कि यह कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देता, अवधारणाओं पर ज़्यादा ध्यान देने वाला सिद्धांत है। प्रोफेसर एस पी वर्मा का कहना है कि सिस्टम थ्योरी इज ए स्टैटिक थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत एक स्थितिक सिद्धांत है, अर्थात उसमें गतिहीनता है। इट इज़ नॉट डायनेमिक प्रोसेस, ये कहना है। इसके अलावा सिस्टम थ्योरी के बारे में और छोटी छोटी आलोचनाएं हैं, परंतु उन आलोचनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो सिस्टम थ्योरी ने निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत, और इस सिद्धांत के माध्यम से आगे की जो सिद्धांत है जिसमें आमंड पावेल का थ्योरी आएगा अथवा कल्चरल थ्योरीज और डेवलपमेंट थ्योरीज, उनको गति देने में एक नींव के रूप में, आधार के रूप में डेविड ईस्टन के द्वारा बेसिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ सिस्टम एनालिसिस थ्योरी का फर्स्ट डेरिवेटिव्स, व्यवस्था विश्लेषण अथवा व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का पहला प्रत्यय पूर्ण हो चुका है, और सिस्टम एनालिसिस थ्योरी का सेकेंड डेरिवेटिव्स जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आगामी व्याख्यान में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।